स्वागत है गाइस आपका मेरी आज की न्यू सीएसएस की वीडियो में। इसके पहले मैं सीएसएस के 3 पार्ट्स बना चुका हूँ जिसमें मैंने ओवरऑल आधे से ज़्यादा सीएसएस का कवर कर चुका हूँ और ये जो हमारा पार्ट रहेगा ये लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में जानेंगे और कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ होती है वो मैं आपको आज बताऊँगा। और जैसे सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीडिया क्वेरीज़ का, कि मीडिया क्वेरीज़ क्या होती है। जैसा आपने बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स देखी होगी, जैसे फ़्लिपकार्ट, अमेज़न और ये सब। अगर इनको हम मोबाइल में खोलते हैं तो इनका इंटरफ़ेस कुछ अलग रहता है और पीसी में खोलते हैं तो कुछ अलग इंटरफ़ेस होता है। तो वही हम जानेंगे कि वो कैसे होता है और इसमें जो ये प्रॉपर्टी है कैसे यूज़ होगी और कैसे हम इससे एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि मीडिया क्वेरीज यूज़ होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। तो इसका जो है सिंटैक्स रहेगा, हम चाहते हैं कि जो हमारी स्क्रीन स्क्रीन है और उसका साइज 600 पिक्सल पहुँचे, तो हमारा जो एलिमेंट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो वो हम चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हम हमारा वर्क करेंगे। जैसे मैंने एक CSS नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया है, इसको मैं VS कोड में ओपन करूँगा। यहाँ पर मैं कमांड दूंगा कोड डो स्पेस। ये जो मेरा फोल्डर है ये VS कोड में ओपन हो चुका है। इसमें मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा new.html करके। .html इसका एक्सटेंसन रहता है। यहाँ पर मैं ये एक उल्टा ही टाइप करा देन फिर इंटर, तो मेरे पास मतलब बना हुआ HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा बेसिक। तो इसमें मैं एक डिव बनाऊंगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ box1। अब इसमें मैं इसको एक बॉक्स की तरह बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ CSS। पहले एक CSS की फ़ाइल बनाऊंगा। यहाँ पर मैं डिव को एक हाइट दे दूंगा, विड्थ दे दूंगा प्रॉपर 100 पिक्सल्स की। मैंने इसको हाइट दी है, विड्थ भी मैं दे दूंगा इसको 100 पिक्सल्स की और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे दूंगा येलो। ठीक है। अब इसको मैं लिंक करूँगा HTML से। इसको मैंने लिंक कर लिया है। अब इसको मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि इसका आउटपुट ऐसा आ रहा है कि एक बॉक्स बना हुआ है येलो कलर का। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये जो मेरी अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये जो मेरी स्क्रीन साइज़ है, अगर ये अराउंड 600 पिक्सल्स तक पहुँचे तो मेरा जो ये बैकग्राउंड कलर है बॉक्स का वो चेंज हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं VS कोड में गया। यहाँ पर मैं मीडिया क्वेरीज को लिखूँगा @मीडिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके विड्थ में चेंज हो। विड्थ अगर मेरे पूछेगी 600 पिक्सल्स, तो मेरा जो डिव है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ब्लू, है ना। ये मैंने टाइप कर दिया है। तो अब आप देखना कि जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा अभी कुछ चेंजेस नहीं है, पर जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा अभी जैसे मेरा 600 पिक्सल है तो ब्लू हो गया। जैसे अभी ये 600 पिक्सल्स नहीं है इसके साइज़, है ना। तो आप देख सकते हो मेरा बॉक्स का कलर चेंज नहीं हुआ है। पर अभी देखना जैसे ही ये 600 पिक्सल पहुँचेगी तो मेरा बॉक्स का कलर चेंज हो जाएगा। इसको स्मॉल करते हैं, ये आप नोटिस कर सकते हो अभी चेंज आया था। ये आप देख सकते हो कि मेरा जो बॉक्स का कलर है वो हो चुका है ब्लू। अगर मैं चाहूँ तो इसका जो कलर है फ़ॉन्ट कलर वो भी चेंज कर सकता हूँ। इसका मैं कलर चाहता हूँ कि वाइट हो जाए। तो आप देख सकते हो कि इसका जो कलर है वो वाइट हो चुका है। और ऐसा ही हम मिनिमम और मैक्सिमम का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एक फ़िक्स वैल्यू दी थी और मैं चाहता हूँ कि मैं मिनिमम के साथ जाऊँ। जैसे यहाँ पर मिनिमम आएगा और मिनिमम वैल्यू 600 हो तो मेरी जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने फ़िक्स वैल्यू दे दी है, इसको इसे हम कॉपी कर लेते पूरा, Ctrl+V करके पेस्ट। यहाँ पर मिनिमम कर देते हैं। अगर ये मिनिमम जैसे 600 पिक्सल था तो इसमें कलर होता ब्लू। अगर ये मिनिमम पहुँचे
600 तक क्रॉस करे तो इसका कलर चेंज हो जाए ग्रीन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका चेंजेस। जैसे अब ये 600 है तो इसका कलर है ब्लू। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये आप देख सकते हो कि जैसे ही 600 से कम हुआ तो ये हो गया येलो। पर जैसे अगर ये 600 पहुंचा, जैसे इसने 600 क्रॉस करा तो हमारा कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि मैक्सिमम अगर ये 600 है या उससे कम रहे तो मेरा जो कलर हो वो हो जाए रेड। इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पर मैक्सिमम लाऊंगा, मैक्सिमम का यूज़ करा है। जैसे मैक्सिमम मतलब 600 से ऊपर हो तो ग्रीन हो जाए और 600 से नीचे हो तो इसका जो कलर हो जाए वो हो जाए रेड। इसको कंट्रोल एस से सेव। अभी इसको रिफ्रेश करा, अब ये 600 से ऊपर है तो इसका कलर क्या है, ग्रीन। अगर ये जैसे 600 से नीचे जाएगा, 600 से नीचे गया तो इसका कलर क्या हो गया, रेड। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा मिनिमम और मैक्सिमम का यूज़। और इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मीडिया है ना, इसकी मिनिमम विड्थ रहे 300 पिक्सल्स। ठीक है, एंड मैक्सिमम विड्थ रहे 500 पिक्सल्स। और इसके जो बीच की जगह है, मतलब मिनिमम 600 है और मैक्सिमम 500, तो मेरा जो डिव है उसका जो बैकग्राउंड कलर है, एक मिनट यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल गया हूँ मैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए, क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। ठीक है, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो हो जाए वाइट। तो अब देखना, इसको रिफ्रेश करा है, देख आप देख सकते हो कि अगर ये 200 मतलब 300 से नीचे है तो इसका येलो है। पर जैसे ही ये 300 को क्रॉस करेगी तो इसका कलर हो गया ब्लैक। और अगर ये 500 तक पहुँचेगी तो ब्लैक ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 500 क्रॉस करेगी तो उसका कलर वापस से हो जाएगा येलो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मीडिया क्वेरीज के बारे में, इनका कैसे क्या यूज़ होता है। हमने कंबाइन का भी देख लिया है और मिनिमम मैक्सिमम का भी देख लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांजेक्शन का, कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। जैसे आप देखना कि आपका अपन ने जैसे एक बॉक्स बनाया था है ना, अभी ये नॉर्मल स्टेट में, मतलब इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, अपन इस पर होवर कर रहे हैं, फॉन्ट साइज़ वही है। तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शन इसकी जो स्टेट है इसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इस पर होवर करूँगा इस प्रकार, इस टाइप से, तो इसका जो फॉन्ट है वो चेंज होगा और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। जैसे ये बहुत यूज़ होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज़, जैसे आपको किस में चेंज करना है, फॉन्ट साइज़ में चेंज करना है, विड्थ में चेंज करना है या ऑल में चेंज करना है। उसके बाद हमें ड्यूरेशन देना है कि किस ड्यूरेशन से होनी चाहिए, जैसे 2 सेकेंड से इसका ट्रांजेक्शन चेंज होना चाहिए। उसके बाद हम इसको टाइमिंग दे सकते हैं कि कैसे किस मोड में होना चाहिए, जैसे ये इज़ इन मोड में होना चाहिए, लीनियर मोड में, ईज़ आउट में, या स्टेप्स वाइज इसका जो ट्रांजेक्शन है वो चेंज होना चाहिए। और इसमें हम डिले देख सकते हैं कि कितने टाइम के डिले से चेंज होना चाहिए। और यह हम करेंगे पी सूडो की हेल्प से। जैसे हम इस पर हवर करके करेंगे और एक एक्टिव, इन दो का यूज़ करेंगे। वैसे बहुत सारे इस पर पी सूडो का रहता है, इसको आप देख सकते हो, एक MDN करके वेबसाइट है अपनी डेवलपर्स के लिए। तो वहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हो पी सूडो की मेथड्स, आपको प्रॉपर्टीज़ बता देंगे कि कितनी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन अभी के लिए अपन सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, एक तो हवर का और एक रहेगा एक्टिव का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले याद दिला दूँ, IPS वालों बच्चों ने आपने भर लिया क्या फॉर्म, जो अपना सेकेंड ईयर का प्रमोशन का आया प्रमोट करने के लिए। कॉलेज की तरफ से मैसेज आया था, भरत सर ने करा था, मैंने तो कर दिया है, आई होप आपने भी कर दिया होगा सबमिट। यार पर ये बहुत बेकार बात है, 500 रुपये ले लिए सालों ने। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो पहले एक बॉक्स बना के रखा है येलो कलर का। अब हम इसमें ट्रांजेक्शन देंगे।
जैसे मैं इसमें ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज़ देना चाहता हूँ ऑल। जो इसकी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज़ है, मैं चाहता हूँ कि सब में ही चेंजेस हो, मैं ओवर या कुछ भी करूँ तो सब में चेंजेस हो, है ना। और क्या चेंजेस करना है मेरे को, जैसे ये फ़ॉन्ट साइज और इसका ड्यूरेशन मुझे देना है 2 सेकंड का, है ना। पहले ड्यूरेशन बाद में देखते हैं, पहले आपको नॉर्मल ये करके बता देता हूँ कैसे क्या चेंज होगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या हो रहा है मेन। जैसे हमारा जो डिव है उसको हम ओवर करेंगे, तो जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा होना चाहिए ब्लू, है ना। और इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अभी देखना, अभी कुछ भी चेंजेस नहीं है ना, अभी जैसा है वो नॉर्मल ही है। पर जैसे ही मैं इस पर ओवर करूँगा तो आप देख सकते हो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हुआ, बैकग्राउंड कलर ब्लू हुआ, ये हटाया, ये इंक्रीज़ हुआ, हटाया, इंक्रीज़ हुआ, हटाया, इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अभी एकदम से हो रहा है ना, इसमें मैंने टाइम नहीं दिया है। ये देखिए जैसे ओवर कर रहा हूँ वैसे ही चेंज हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिले हो तो अपन यूज़ करेंगे ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन का। मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड से ये चेंज हो, तो जैसे मैं इस पर ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन दूंगा, ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन दूंगा मैं इसको दे देता हूँ 2 सेकंड का, ठीक है। इसको अब मैं करूँगा रिफ्रेश। अब जैसे ही मैं इस पर ओवर करूँगा, 2 सेकंड के टाइम से ये हुआ है चेंज। इसको हटाया, वापस 2 सेकंड के टाइम से उसके नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। वापस इस पर करा, वापस 2 सेकंड लिया, तो ऐसे ही आप इसको 2 सेकंड से बढ़ा भी सकते हैं। आई होप आपको ये दो क्लियर होंगे। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो टाइमिंग फंक्शन है वो मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि स्टेप वाइज चेंज हो, है ना। तो इसका ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शंस को हम चेंज करते हैं। मतलब जैसे अभी कैसे चेंज हो रहा है, ईजियर चेंज हो रहा है, पहले धीरे 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 करके बड़ा हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि स्टेप वाइज में हो। तो उसके लिए मैं ट्राई करूँगा ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन। ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन, इसको मैं चाहता हूँ कि ये स्टेप वाइज में हो। ये हो 4 के स्टेप्स है। आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या हो रहा है। अभी देखना, इसको रिफ्रेश करा है, पहले ये धीरे 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 करके हो रहा था चेंज, पर अब ये स्टेप वाइज में होगा। 1 2 3 4, देख सकते हो आप 4 के स्टेप में चेंज हुआ। अब मैं जैसे इसको कर्सर को रिमूव करूँगा वहाँ से, तो 4 के स्टेप में ही वापस उसके नॉर्मल फॉर्म में आएगा, 1 2 3 देन 4। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा बेटा लोग ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन का। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी मैं इस पर हवर कर रहा था तो चेंज होने लग जाता, मतलब डायरेक्ट ही चेंज हो रहा था, पर मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड का टाइम ले देन फिर चेंज हो। तो इसके लिए मैं ट्रांजेक्शन डिले का यूज़ करूँगा। 2 सेकंड का ट्रांजेक्शन डिले का यूज़ करूँगा, मतलब 2 सेकंड बाद इसमें चेंजेस आए। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। अब जैसे ही मैं इस पर ओवर करूँगा 1 2, देन फिर देखिए ना, देखना मैजिक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसका। अब जैसे हटाऊँगा 2 सेकंड लेगा, उसके बाद फिर ये स्टेप वाइज चेंज होगा। सो इतना आपको क्लियर हो चुका है। और हाँ, एक और मेथड थी इसकी, एक्टिव। एक्टिव मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस पर प्रेस करूँ, है ना, बटन से, तो इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ हो उसमें चेंजेस आए या थोड़ा बहुत अलग हो, तो ठीक है वो करता हूँ मैं इसका। जैसे ये डिव है, अगर मैं इसको एक्टिव स्टेट में लाऊं तो इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली रहे, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करता है, टाइम्स न्यू रोमन हो जाए। और इसका जो बैकग्राउंड कलर रहे वो हो जाए अपना रेड, ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं चाहता हूँ कि हो जाए स्मॉल। अब मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, नहीं तो रहने देता हूँ ठीक है।
इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी देखना, अभी इसमें चेंजेस होंगे। पहले जो हमारा हवर वाला था वो देख लेता, ये हवर करने पे चेंजेस हुआ था। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, इसको जैसे ही रिफ्रेश करा, इस पर क्लिक रखा 1 2, देन फिर देखना इसका चेंज। ठीक है, आपको समझ आया इस पर क्या चेंजेस हुआ। वापस इस पर क्लिक हटाया मैंने तो 1 2 2 सेकंड का टाइम लिया, देन फिर इसमें चेंजेस होने लगे। तो पहले भी हमारा कोड सही था, बस मैं ये थोड़ा भूल गया था कि इसमें मैंने 2 सेकंड का डिले दे के रखा था। अगर मैं इसका डिले हटा दूँ और इसका ये ड्यूरेशन दे दो, डिले और टाइमिंग को इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट, और अब मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। तो अब देखना चेंज हुआ, पर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा वापस 2 सेकंड का टाइम लेके चेंज हो गया। क्लिक हटाया चेंज हुआ, क्लिक करा चेंज हुआ, क्लिक हटाया चेंज हुआ, क्लिक करा चेंज हुआ। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था, वो हो चुका है क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा CSS ट्रांसफॉर्म। CSS ट्रांसफॉर्म यूज़ होता है 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट के लिए। मतलब विद द हेल्प ऑफ CSS ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी हम हमारे एलिमेंट को 2D और 3D में मूव कर सकते हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी रोटेट। तो आइए इसका हम यूज़ देखते हैं। रोटेट को यूज़ करने के लिए पहले हमें CSS में प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी ट्रांसफॉर्म, देन फिर कितना हमें रोटेट करना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारा ये बॉक्स है ये हम चाहते हैं कि रोटेट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रोटेट प्रॉपर्टी का, जो कि है CSS में ट्रांसफॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे है ना बॉक्स को है ना 45 डिग्री एंगल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से मूव करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले CSS में जाऊँगा। यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म को लिखा रोटेट 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा बॉक्स है 45 डिग्री रोटेट हो चुका है तीनों एक्सेस से। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ है ना ये एक्स एक्सेस से 45 डिग्री रोटेट हो। मतलब जो इसकी एक्स एक्सेस है, मतलब इसको अभी हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये जो इसकी एक्स एक्सेस है इससे ही वो 45 डिग्री रोटेट हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा रोटेट एक्स एक्सेस 45 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि उसके एक्स एक्सेस से वो 45 डिग्री रोटेट हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये तो एक्स एक्सेस से था, अब मैं चाहता हूँ कि वाई एक्सेस से रोटेट हो, तो उसके लिए मैं सेम यही मेथड लिखूँगा रोटेट वाई 45। तो आप देख सकते हो कि वाई एक्सेस से ये रोटेट हो चुका है। पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पहले हम जब इनका यूज़ नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म रोटेट का यूज़ कर रहे थे, तो इसके साथ है ना हमारा एलिमेंट भी रोटेट हो रहा था। पर इसमें क्या होगा, इसमें जो अंदर का एलिमेंट है जैसे ये बॉक्स लिखा हुआ है ये रोटेट नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको है ना मुझे हवर में, मतलब जो मेरा प्रॉपर्टी थी हवर करने पे जैसे इसका कलर चेंज हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि हवर करने पे ये बॉक्स रोटेट करे। तो इसके लिए मैं ये जो प्रॉपर्टी है इसको यहाँ से हटा के हवर में इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको 45 डिग्री नहीं, इसको मैं करूँगा 180 डिग्री रोटेट। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और इस पर हवर करूँगा तो आप देख सकते हो कि बॉक्स मेरा रोटेट हो चुका है। और ऐसे ही अगर मैं इस पर ट्रांजिशन लगाऊं तो ये मुझे दिखेगा भी रोटेट होते हुए। जैसे अगर मैंने इस पर ट्रांजिशन लगाया, ट्रांजिशन ऑल, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें दो दो एक सेकेंड का डिले, एक सेकेंड का ड्यूरेशन दे दिया है, और इसके टाइमिंग में दे देता हूँ इज इन आउट, इज इन आउट, और इसका मैं डिले दे देता हूँ 1 सेकेंड का। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस पर रोटेट करूँगा, हवर करूँगा तो ये रोटेट होने लगेगा। जैसे हवर करा आप देख सकते हो। तो ऐसे आप है ना हमारे जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है इसके यूज़ करके आप 2D में हमारे जो एलिमेंट है उसको कर सकते हो, 3D में भी कर सकते हो। 3D का हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसका हम जेड एक्सेस का यूज़ देखते हैं। जैसे हमने वाई एक्सेस का देख लिया है,
अब मैं चाहता हूँ इसका जेड एक्सेस पे मैं यूज़ करना। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पर मैंने जेड करा टाइप, इसको मैंने करा कमेंट आउट। तो आप देख सकते हो कि जेड एक्सेस से ये मतलब इसकी जो जेड एक्सेस थी उसके अलोंग ये रोटेट हुआ है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि ट्रांसफॉर्म का कैसे यूज़ होता है 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी थी वो तो इस रोटेट थी, तो वो हमने अच्छे से क्लियर कर ली। प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्केल। स्केल का यूज़ यूजुअली ऐसे होता है कि जैसे आप समझ सकते हो कि ये जो हमारा बॉक्स है ना, अब मैं इसको छोटा बड़ा करना चाहता हूँ एक्स एक्सेस के अलोंग या वाई एक्सेस के अलोंग। तो उसके लिए मैं स्केल का यूज़ करूँगा। मतलब ये समझ सकते हो कि स्केल के यूज़ से हम हमारे एलिमेंट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं साइज़ में। तो इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है पहले ये रहती है कि पहले ट्रांसफॉर्म हमें लिखना रहता है, देन फिर कॉलन और फिर स्केल। उसके बाद फिर हमें कितना डबल करना है। जैसे आप समझ सकते हो कि मैं CSS में गया और यहाँ पर मैंने टाइप करा ट्रांसफॉर्म स्केल। अभी एक करूँगा तो कुछ चेंजेस नहीं हुए। एक का मतलब है कि जो एलिमेंट जैसी पोजीशन में वैसे ही रहे। अगर मैं इसको एक की जगह यहाँ पर टाइप करूँगा 2, तो आप देख सकते हो उसका डबल हो गया। मतलब पहले जो बॉक्स की साइज़ थी, जैसे ही मैंने वहाँ पर टाइप करा 2, तो जो मेरी बॉक्स की साइज़ है वो उसकी डबल हो गई। अगर ऐसा ही मैं अगर यहाँ 2 की जगह 3 करूँगा तो उसका तीन गुना हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं चाहता हूँ तो इसको एक्स एक्सेस के अलोंग या वाई एक्सेस के अलोंग भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो अभी कुछ नहीं है, वो हट गया है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया साइज़ से। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ 0.5, तो आप देख सकते हो कि साइज़ में बिल्कुल छोटा हो चुका है। तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों में। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें चेंजेस हो, लेकिन चेंजेस किस में हो, सिर्फ इसकी वाई एक्सिस में। जो इसकी एक्स एक्सिस है वो सेम वैसी ही रहे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका जो एक्स एक्सिस रखना है तो इसको 1 रखना है, और फिर जो इसकी वाई एक्सिस है उसको डबल करना है। तो आप देख सकते हो मेरी जो एक्स एक्सिस है वो सेम वही है उसकी साइज़ पे, पर जो वाई एक्सिस है वो उसकी डबल हो चुकी है। अभी दिक्कत क्या आई थी कि मैंने इसको एक्स को ज़ीरो कर दिया था, इस वजह से मेरा जो पूरा साइज़ है वो हट रहा था। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ऐसा ही हम एक्स में भी कर सकते हैं। अगर वाई को मैं वही साइज़ में रखूँ और एक्स में चेंजेस करना चाहूँ, तो आप देख सकते हो इसकी विथ चौड़ी हो चुकी है। और आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, इसको हटाकर इनका यूज़ करके। जैसे इसमें लिखा है एक्स एक्सेस पे इसका डबल करना है, वाई एक्सेस पे इसका डबल करना है। आइए इसका मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। ये मैंने शॉर्ट हैंड तरीका बताया था कि जिसमें एक्स और वाई दोनों का एक साथ यूज़ कर सकते हो आप। इसको कमेंट आउट करता हूँ। उसके बाद मैं इसमें ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ स्केल एक्स एक्सेस के अलोंग। तो आप देख सकते हैं कि इसका ब्रेथ है वो चौड़ा हो चुका है। और ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट है उसमें चेंजेस हो, तो मैं यहाँ पर एक्स की जगह वाई टाइप करूँगा। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो हाइट है वो बड़ी हो चुकी है। तो ये था हमारा CSS ट्रांसफॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है वो रहेगी हमारी ट्रांसलेट। तो चलिए आज का अभी हम समझते हैं ट्रांसलेट का यूज़, ट्रांसलेट कैसे यूज़ होता है। ट्रांसलेट का मतलब क्या रहता है वो मैं आपको करूँगा जब आपको समझ पड़ेगा। इसका यूजुअली मतलब ये रहता है कि आपका जो स्क्रीन का एलिमेंट है उसको आप मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेट। तो जैसे मैं इसमें ट्रांसलेट का यूज़ करता हूँ बॉक्स में, इसमें मैं ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा ट्रांसलेट। और मुझे इसको करना है अगर एक्स एक्सेस से मूव करना है राइट की तरफ, तो मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू दूंगा ट्रांसलेट एक्स एक्सेस। 20 पिक्सल्स मुझे मूव करना है अपने जो बॉक्स है उसको, और ये मैं करूँगा हवर करने पर। उसको यहाँ पर हटा के हवर में लूँगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। इसको मैंने करा पेस्ट, देन इसको गया मैं अपने क्रोम पर, लोड हो रहा है, ठीक है, ये आ गए क्रोम पर। अगर मैं जैसे इस बॉक्स पे हवर करूँगा तो आप समझ जाना कि ट्रांसलेट का कैसे क्या यूज़ हो रहा है। जैसे हवर करा
20 पिक्सल्स राइट की तरफ मूव हुआ। अब ये क्या एकदम से हुआ है, तो आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम इसको ये दे देते हैं ड्यूरेशन। इसको मैं कर देता हूँ ट्रांजिशन ऑल। इसको मैं टाइम दूंगा 2 सेकेंड का। उसके बाद इज एन आउट, ठीक है। और इसको मैं चाहता हूँ 2 नहीं 40 पिक्सल्स हो। ट्रांसलेट, इसको मैंने करा रिफ्रेश। तो अब देखना जैसे मैं इस बॉक्स पे हवर करूँगा तो ये जो मेरा बॉक्स है ये इसकी जगह से हट के, मतलब इसका जो ओरिजिन है वहाँ से हट के राइट की तरफ आएगा उसके एक्स एक्सेस के अलॉन्ग। जैसे ही मैंने इस पर हवर करा देख सकते हो 40 पिक्सल्स आ गया। जैसे हवर हटा वापस उसकी पोजीशन पे चले गया। और इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने हवर में बैकग्राउंड कलर चेंज करके रखा है इसका ब्लू। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। अब देखना इसको जैसे रिफ्रेश करा आया राइट की तरफ, जैसे हवर हटा वापस चले गया उसकी पोजीशन पे। और ऐसा ही आप इसको वाई एक्सेस के अलॉन्ग भी कर सकते हैं। जैसे इसको वाई एक्सेस, और इस बार है ना थोड़ा ज़्यादा देता है, इसको मैं चाहता हूँ 300 देना। 300 पिक्सल्स दिए वाई एक्सेस के अलॉन्ग। इसको रिफ्रेश करा। अब जैसे ही मैं इस पर हवर करूँगा तो आप देख सकते हो, और इस पर है ना हवर करते रहना है। अगर हवर हटा दिया तो वो नहीं जाएगा। जैसे इस पर हवर करा हटा दिया वापस उसकी पोजीशन पे चले जाएगा। इसलिए है ना अपना कर्सर है ना अपने एलिमेंट पे ही रखना। जैसे ये जा रहा नीचे, इसको जैसे हटाया वैसे ही ऊपर चले गया। और अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू दूँ 300 नेगेटिव, तो अब देखना इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। जैसे इस पर क्लिक करा ये देखना मेरी स्क्रीन से ही बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए इसे ओवर करा। आई होप आपको इसका मतलब समझ आया होगा कि कैसे यूज़ हो रहा है। और इसको हम चाहे तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को एक ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहले की प्रॉपर्टीज़ में देखा था। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये है ना एक्स एक्सेस के अलोंग 20 पिक्सल्स मूव हो, और फिर वो वाई एक्सेस में मतलब नीचे की तरफ जाए 100 पिक्सल्स, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश करा। अब जैसे इस पर हवर करूँगा तो आप देख सकते हो पहले ये 20 पिक्सल्स एक्स एक्सेस मतलब राइट की तरफ आया और देन फिर नीचे गया। जैसे हटाया ऊपर चलेगा। इसका थोड़ा और क्लियर यूज़ होगा। इसको थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 70 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 200। रिफ्रेश। जैसे ही इस पर हवर करा तो आप देख सकते हो राइट की तरफ आया और फिर नीचे आया। हवर हटाया वापस उसकी पोजीशन पे चले गया। तो ये था हमारा ट्रांसलेट का यूज़। इसकी मदद से आप आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको मूव कर सकते हो। और जो हमारे इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी लास्ट ट्रांसफॉर्म की, वो रहेगी स्क्यू। स्क्यू का कैसा यूज़ रहता वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा। अब जैसे इसको हटा देता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पर लिखा ट्रांसफॉर्म स्क्यू। अब मैं चाहता हूँ 40 डिग्री हो स्क्यू या, तो अब देखना इसका चेंजेस। आप देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। जैसे इस पर होवर करा देख सकते हो ये मूव हो चुका है, उसने उसकी पोजीशन चेंज कर ली है। और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा हवर को तो वो वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में। जगह इसको 90 डिग्री भी दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको 90 डिग्री दिया, इसको रिफ्रेश करा तो आप देखना बिल्कुल स्लाइड हो गया। ये बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल पतला था। जैसे इस पर होवर कर रहे गायब हो गया। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब ये गायब नहीं हुआ, ये क्या 90 डिग्री है ना रोटेट हो गया, तो इसकी जो पतली सी बिल्कुल लाइन है वो दिख रही है, पर वो विजिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली है। इसको हटाया तो वापस इसके ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। तो आई होप आपको इसका क्लियर यूज़ हुआ होगा। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का सारा यूज़ हमने देख लिया है। और अब हम हमारी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे जो रहेगी एनिमेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगा वो रहेगा एनिमेशन, और इसके बाद हमारा पूरा CSS कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे जो कि रहेगी जावास्क्रिप्ट की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे एनिमेशन को। और आई होप अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, तो ज़रूर कमेंट में बताना।
अच्छी लगी हो या नहीं भी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, है ना। तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो एनिमेशन बेसिक वो एडवांस वर्जन है अपने ट्रांसफॉर्म का सीएसएस का, जिसमें हम ट्रांजिशन देते थे और बाकी हम हमारा काउंट और ये सब देखे, स्क्यू वगैरह इनका यूज़ देखा। तो ये उसका है ना एडवांस वर्जन है एनिमेशन। तो ये इससे हम एनिमेट कर सकते हैं हमारे सीएसएस एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले एनिमेशन का यूज़ करने के लिए हमें एक की फ्रेम लिखना पड़ता है, की फ्रेम एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है। की फ्रेम एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है, जैसे आप समझ सकते हो कि अगर कुछ हम मकान बना रहे हैं तो उसके पहले हम नक्शा बनाते हैं, वैसे आप समझ सकते हो कि हमें एनिमेशन डालना है तो सबसे पहले हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले की फ्रेम करके हम इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद फिर जो माय नेम है, इसमें हम हमारे एनिमेशन का नाम देंगे कि हमें एनिमेशन का क्या नाम देना है। उसके बाद फिर हमें कहाँ से लेके कहाँ तक क्या चेंजेस करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड से लेके येलो तक चेंज हो। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, ट्रांजिशन भी हटा देता हूँ। उसके बाद ये एक्टिव स्टेट ये भी सब हटा देता हूँ, ठीक है। और ये ओवर वाला भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी जैसे हमारा कुछ भी नहीं है इसमें चेंजेस, वैसा ही ये बॉक्स है ना। अब मैं इसमें चाहता हूँ एनिमेशन देना। तो सबसे पहले मैं अपने CSS में जाऊँगा। CSS में जाने के बाद मैं यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है उसको डिफ़ाइन करूँगा की फ्रेम, और फिर मेरे एनिमेशन का नाम दूंगा। जैसे मुझे क्या नाम रखना है, तो मैं चाहता हूँ इसका नाम रहेगा माई नेम, मैंने इसको नेम दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये येलो है, तो मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है येलो से लेके टू, बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए वॉयलेंट, है ना, ब्लू वॉयलेंट, ये मैं चाहता हूँ। तो और अभी आप देखना कि अभी है ना HTML में गया, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिर्फ है ना इसका ब्लूप्रिंट बनाया है। ये जो आप देख सकते हो इसका ब्लूप्रिंट है, तो ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। इसमें एक और चीज़ होती है जो एनिमेशन की रहती है, एनिमेशन प्रॉपर्टीज़। इसका यूज़ करके हम हमारे एनिमेशन को रन मोड में ला सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये सेम वैसे ही CSS ट्रांसफॉर्म जैसा, इसलिए आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने ट्रांसफॉर्म नेम दिया था, इसमें हमारा रहेगा एनिमेशन नेम जो हमने नाम दिया, जैसे माई नेम दिया है। फिर एनिमेशन ड्यूरेशन देंगे कि कितने ड्यूरेशन होना चाहिए, जैसे 3 सेकंड के ड्यूरेशन से। फिर एनिमेशन टाइमिंग देंगे, जैसे हमने पहले देख थी इज़ इन आउट, तो हमने इज़ इन आउट देंगे इसको। और फिर एनिमेशन डिले देंगे, जैसे मैं चाहता हूँ 1 सेकंड का एनिमेशन डिले हो। और फिर एनिमेशन इटरेशन देंगे कि कितने इटरेशन होने चाहिए, 3 इटरेशन होने चाहिए, 4 इटरेशन, मतलब स्टेप्स, ऐसा आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मैनुअली टाइप ही कर लेते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इसको एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ दूंगा। मैं चाहता हूँ एनिमेशन नेम देना। इसको मैं, मेरा एनिमेशन का नेम क्या था, माई नेम दिया था मैंने, इसको मैंने नेम दे दिया एनिमेशन नेम माई नेम। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको एनिमेशन ड्यूरेशन देना, 2 सेकंड के ड्यूरेशन से हो। उसके बाद फिर मैं इसमें दूंगा एनिमेशन टाइमिंग। एनिमेशन टाइमिंग में इसको दूंगा इज़ इन आउट। इज़ इन आउट मैंने इसको एनिमेशन टाइमिंग दी है। अब उसके बाद मैं इसमें डिले दूंगा। तो इसमें मैंने टाइप कर दिया एनिमेशन, ये डिले आ चुका है। इसमें कितने सेकंड का मुझे डिले चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 1 सेकंड का डिले, या अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे डिले नहीं चाहिए तो मैं डिले को हटा देता हूँ। उसके बाद मैं इसमें दूंगा एनिमेशन इटरेशन, है ना। इसके बाद मैं इसमें दूंगा एनिमेशन इटरेशन, इसमें नहीं आ रहा, एनिमेशन इटरेशन काउंट, इसको मैं दे देता हूँ 5 के स्टेप से, ठीक है। अब हम इसको करते हैं रन।
हमारे बॉक्स पे इसको रिफ्रेश करा तो अब देखना 1 2 3, आप देख सकते हो कि 5 बार ये होगा, उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगा। ये देख सकते हो जैसे 5 सेकंड कंप्लीट हुए ये हट गया। एक और बार करते हैं, ये 1 फिर 2 देन 3 4 एंड 5, अब ये बंद हो जाएगा एनिमेशन। तो आप देख सकते हो इसका हमने यूज़ करा था कैसे, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो ड्यूरेशन है वो मैं दे देता हूँ 1 सेकंड का। ठीक है, इसको कर देता हूँ सेव। अब आप देख सकते हो ये कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। और इसका जो एनिमेशन काउंट है मैं इसको कर देता हूँ इनफाइनाइट, और यहाँ से मैं इसको हटा के कर देता हूँ 0। इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अभी कुछ भी नहीं हो रहा चेंजेस। इसका ड्यूरेशन हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ से, इसको करा रिफ्रेश, अभी भी चेंज नहीं हो रहे। 1 सेकंड का टाइम दिया है, इसको करा रिफ्रेश तो आप देख सकते हो 1 सेकंड के टाइम से ये चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, और ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। उसके बाद फिर इसमें एक और चीज़ होती है जो कि रहती है हमारी डायरेक्शन। जैसे मैं चाहता हूँ इसको पहले मूव करना है ना, कि इसकी जो साइज़ रहे वो मूव हो, मतलब जो हमारा एलिमेंट है इसको मैं चाहता हूँ मूव करना। चीज़ यूज़ करेंगे जैसे अब मैं इसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ, जैसे ये फ्रॉम लेफ्ट से 0 पिक्सल से लेफ़्ट की तरफ जाए, ये जाना चाहिए 100 पिक्सल्स। ठीक है, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश तो आप देखना ये लेफ़्ट से 100 पिक्सल की तरफ राइट तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब मैं 100 को चाहूँ तो थोड़ा बढ़ा भी सकता हूँ, 200 कर दिया है मैंने। इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो देखना 200 पिक्सल्स मूव हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो डायरेक्शन है वो मुझे रिवर्स करनी हो, तो इसके लिए मैं एनिमेशन डायरेक्शन का यूज़ करूँगा। इसमें एनिमेशन डायरेक्शन, इसको आप देख सकते हो इतनी सारी अल्टरनेट रिवर्स है इनहेरिट कर सकते हो। जैसे मैं इसको चाहता हूँ रिवर्स करना, इसको मैंने रिवर्स करा और इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप देखना अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो रही है। तो ऐसा आप इनका यूज़ करके आप एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और एनिमेशन एक और चीज़ से होता है, इसमें हम परसेंटेज इन एनिमेशन का देखेंगे। मतलब ये हमने फ्रॉम टू का यूज़ करा था है ना, अब मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज वाइज हो। जैसे पहले मैं चाहता हूँ कि 0% रहे, 0%, और इसका जो बैकग्राउंड कलर रहे बैकग्राउंड कलर इसका येलो रहे। उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि इसमें 50% हो, और इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो रहे रेड। इसको हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। और ऐसा ही सेम मैं इसमें एक और बनाऊँगा जिसमें इसको कर देता हूँ मैं 100%। और आप देखना इसके चेंजेस के कैसे चेंज होता है। इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हो मेरा ब्लिंक होने लगा। पहले 0%, फिर 50, फिर 100। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें मैंने ड्यूरेशन दे के रखी 1 सेकंड, लेकिन इसको जैसे ही मैं 2 सेकंड करूँगा अब आप देखना, इसको रिफ्रेश करता हूँ 1, ये चेंजेस हो रहे हैं। पर जैसे आप रेड दे दिया था, ओके सॉरी, इसको मुझे देना था ब्लू, इस वजह से चेंज नहीं हो पा रहा है। इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू। इसको मैंने कलर दे दिया है ब्लू। अब मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश तो आप देख सकते हो येलो ब्लू रेड, येलो ब्लू रेड, ये चेंज हो रहा है मेरा। और मैं चाहता हूँ तो इसकी टाइपिंग को भी बढ़ा सकता हूँ ब्लिंक करने के लिए। इसको कर देता हूँ 0.5।
रिफ्रेश करता हूँ, सेकेंड 0.5 सेकेंड, इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो कि एक है ना ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंकिंग लाइट की तरह हो रहा है। ऐसा आप है ना इसमें कलर्स दे सकते हो, चेंजेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS और सॉरी विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। सो ये थी हमारी लास्ट वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना या कमेंट कर देना, तो हम उसको थोड़ा और ट्राई करेंगे अगली वीडियो में। बाकी ये जो वीडियो है ये तो बन चुकी है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो ये हमारा पूरा CSS कवर हो चुका है। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और प्रथम_09A करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप उस पर आइए, मेरी रील्स को लाइक करिए, फॉलो करिए और कमेंट भी करिए, आपकी इच्छा हो तो। बाकी नहीं करना हो तो मत करना। तो अब मिलते हैं IPS वालों कॉलेज में, 1 तारीख से मैं आऊँगा कॉलेज। सो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और वो जो घंटा है ना वो भी बजा देना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अब आपको किस पे वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करना, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।